हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इम्पॉर्टेंट है। पहले तो मेंस एडवांस में तो आता ही था, पहले नीट में कम आता था क्वेश्चन, लेकिन अब क्या हुआ है, क्यों इम्पोर्टेंट है नीट के लिए भी। अब जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ हटके, उसमें ये भी है। ठीक है, टाइट्रेशन भी है, खासकर रेडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन बिल्कुल है। आप देखिएगा नीट में अब ऐड हुआ है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी आएगा। ठीक है, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं हम बोले, जरा आप देख लीजिएगा नया सिलेबस जो ऐड हुआ है। आईटी जेई मेंस और एडवांस का तो फेमस है, कितने एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं। तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे पहले, लेकिन समझेंगे चीज़ों को, और सारे सवाल एडवांस के सवाल जो भी है अलॉन्ग विथ एक एक टॉपिक को पहले क्वेश्चन के थ्रू डिस्कशन करेंगे, और फिर कंबाइंड टॉपिक करेंगे पीवाईक्यू के माध्यम से। तो ठीक है, चलते शुरू करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? नाम में ही क्लियर है, कुछ वॉल्यूम का एस्टिमेशन होता होगा। बिल्कुल, देखो नाम में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कोई बहुत स्पेशल नहीं है। कुछ ऐसा गेस लग रहा है कि नाम में कि कुछ वॉल्यूम के एस्टिमेशंस करते होंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम कुछ डालते होंगे, जो भी करते हैं, और ऐसा ही होता है। हम देखेंगे इसमें, हम बात करेंगे जैसे कोई रिएक्शन हुआ ए और बी, जो हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे, उसी चीज का बस सेकंड पार्ट है। मोल कॉन्सेप्ट में जो आपने स्टोइकोमेट्री पढ़ी है, उसी का समझ लीजिए, उसी से लिंक। तो रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट है, मिलकर उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। तो ए का कितना वॉल्यूम लगा, बी का कुछ वॉल्यूम दिया है, तो ए का कितना वॉल्यूम उससे रिएक्शन करेगा, ये सब बात, इस टाइप का एस्टिमेशन जो करेंगे वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हम है वॉल्यूम का एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है। अब तो जब सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म है वो है इसमें टाइट्रेशन। देखने में हाई फाई वर्ड लगता है, लेकिन कुछ है नहीं, मैं कहता हूँ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। ठीक है, बस वर्ड है तो भाई बताना है मुझे, लेकिन आपको लगेगा कि सर ये तो रिएक्शन ही कहलाएगा। बिल्कुल वही है, रिएक्शन, टाइट्रेशन मतलब रिएक्शन भाई, और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अब चूंकि पढ़ना है तो हम लोग को वर्ड को भी समझना होगा। और मैं फिर से कहूंगा कि थ्योरीज नहीं जो, ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन है समझने के लिए। क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन है, बिल्कुल, चाहे नीट हो चाहे आईआईटी एडवांस मेंस में तो आता ही। टाइट्रेशन, इट इज द, पहले देखते हैं बेसिक डिफिनेशन, फिर समझाऊंगा मैं। इट इज द, ये वो चीजें हैं जो आप लैब में करते हो, लैब में जो करते हो। आई होप कि बहुत लोगों ने किया भी होगा, पहले भी, 10th में भी। इट इज द प्रोसेस ऑफ, तो लैब से मटेरियल से रिलेटेड है, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हमने टर्म बहुत सारे पढ़े हैं, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, पता नहीं क्या क्या, कितने सारे टर्म कॉन्सेंट्रेशन के पढ़ा चुका हूं मैं। आप लेक्चर देखिएगा मूल कॉन्सेप्ट में। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बड़ा बेसिक डिफिनेशन है, अननोन सोल्यूशन। अननोन सोल्यूशन मतलब जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, मोलारिटी पोलारिटी कुछ नहीं पता है इसका। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, अननोन सोल्यूशन ऑफ, सॉरी, with the help of, with the help of a known solution। देखेंगे, डिफिनेशन नोट कर ले, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बार हमने, ठीक है। अगर डायग्राम मन, मैंने कहा कि कोई भी चीज प्रोसेस का अगर डायग्राम मन में है तो ये डिफिनेशंस फालतू है। अगर मन में डायग्राम है कि क्या होता है, एक मन, ठीक है, विजुअलाइजेशन है, वही मेन है, सवाल के लिए भी वही मेन होता है भाई, मेरा काम है पढ़ाना। लेकिन सच्चाई यही है, बच्चे को मन में विजुलाइज है कि क्या हो रहा है उस प्रोसेस में, तो वो अपने आप फॉर्मुलेट कर लेगा, सारी चीज़ों को समझ लेगा। और मेरा पर्पज भी आज यही रहेगा। और ये लैब से रिलेटेड है, लैब में बहुत लोग आप कर बिना पढ़ाई भी किए कर चुके होंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, उससे ऐड हुआ है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने को तो आएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन। तो जरूर देखिएगा लेक्चर, सीक्वेंस में कर दूंगा, फिर से एकदम सीक्वेंस में देखना है, जिस सीक्वेंस में रहेंगे लेक्चर तभी कनेक्टेड लगेगा। ठीक है, कूदेंगे इधर उधर तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सीक्वेंस में देखिएगा अगर आप नहीं जानते हैं तब। प्रोसेस ऑफ मतलब क्या है कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसकी मोलारिटी वगैरह निकालनी है हमको, बस यही है। दो कंपाउंड है आपस में रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है, प्लीज, दो कंपाउंड है ऐसे जो आपस में रिएक्शन कर सके। एक कंपाउंड का मोलारिटी वगैरह एक सोल्यूशन का नहीं पता है, एक आदमी का पता है। मोलारिटी मोलारिटी जो भी निकालना है, एक आदमी का पता है, दूसरे आदमी का नहीं नहीं। तो क्या करेंगे, इन दोनों का रिएक्शन करा के जिसका नहीं मालूम है मोलारिटी, वो निकाल लेना ही टाइट्रेशन कहलाता है। बड़ा सिंपल डेफिनेशन है। अब जरा आते हैं प्रोसेस पे, जो एक्चुअली लैब में करते हैं, जो एक्चुअली लैब में करते हैं।
ये है सिंपल, ठीक है। बहुत ही गंदा फिगर है तो प्लीज, वो मुझे आता नहीं इतना बनाना आता है, ठीक है। सिस्टमेटिक डायग्राम है, आप देखे होंगे इसको। ये कहलाता है ब्यूरेट और ये है फ्लास्क। ये स्टैंड है क्लैंप से भाई कसा हुआ ब्यूरेट, ठीक है। ब्यूरेट में मार्क्स बने रहते हैं, देखो जरा, ये है ब्यूरेट, इसमें बने रहते हैं मार्क्स वॉल्यूम के, 100 ml तक मार्क बना रहता है। इसमें जो भरेंगे उस वॉल्यूम पता चल जाएगा। इसमें मार्किंग रहती है, मतलब कितना ml सोल्यूशन इसमें भरा गया है ब्यूरेट में, वो आपको पता चल जाएगा, मार्क बने रहते हैं। 100 ml तक भर दिया आपने, ठीक है। अब पर्पज, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो लैब लैब की बात करते हैं। एक लैब में सोल्यूशन बना है NaOH का, NaOH का सोल्यूशन, इसकी मोलारिटी हमको पता है, मोलारिटी पता है इसकी, ठीक है, ये पता है। अब हमारे पास एक HCl सोल्यूशन भी है, एक डिब्बे में बड़े बोतल में रखा रहता है, लैब में देखोगे रखा रहता है। इसकी मोलारिटी क्वेश्चन मार्क, नहीं पता है। यही तो करेंगे, यही तो टाइट्रेशन है एक आदमी का। अब लेकिन हमने दो लोग ऐसे ही चुने जो आपस में रिएक्शन कर सके जानबूझ के, बिना रिएक्शन के। भाई टाइट्रेशन मतलब रिएक्शन, रिएक्शन भेजिए, रिएक्शन नहीं हुआ तो एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे आप। वही दोनों की बात करेंगे जो आपस में रिएक्शन करते हो, तो ठीक है, मेन यही है। तो मैंने एक ऐसा सोल्यूशन लिया है NaOH जिसकी मोलारिटी नून है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, और HCl, क्योंकि रिएक्शन सब जानते हैं, बहुत सिंपल। क्या रिएक्शन होता है दोनों में, कौन बच्चा बच्चा जानता है, न्यूट्रलाइजेशन है NaOH प्लस NaCl, इसलिए मैंने सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लिया है। पढ़ेंगे तो बहुत सारे हम लोग रिएक्शन, लेकिन एक बेसिक तो जान लीजिए, NaCl प्लस वाटर बनता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसकी मदद से, इस NaOH की मदद से HCl का हम मोलारिटी निकाल लेंगे इस सोल्यूशन का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव समझ गए एक्सपेरिमेंट का। इस बोतल की मोलारिटी नॉन है, इस पे लिखा है कितना मोलर सोल्यूशन बनाया है NaOH में, HCl वाले पे नहीं लिखा था बोतल पे, तो पूछ रहा टीचर कि बताइए इसका कुछ उपाय करिए, और इस बोतल पे क्या लिखना है, बड़ी वाली HCl की बोतल पे, आप बताइए। हम क्या करेंगे, अब जरा देखो, एकदम ध्यान से देखना, आपने किया भी होगा जो मैं बोलूंगा, कोई नई बात नहीं। यहाँ से कुछ वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग के V वॉल्यूम हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से V वॉल्यूम हमने निकाल लिया, इसमें से, इसमें क्या भर दिया, HCl भर दिया। क्या है इसमें, HCl, फ्लास्क में हमने कर लिया, HCl भर दिया। यहाँ से भी हमने कुछ वॉल्यूम पूरा इसको भर दिया, ब्यूरेट को भर दिया, यहाँ से NaOH इसमें डाल दिया, ठीक है। ये भी मान लो इसको V1 लिख दो, इसको V2 लिख दो, ठीक है। ये M1 लिख दो, ये नोन है हमको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। V1 भी नोन होगा भाई, ब्यूरेट में हमने 100 में पूरा भर दिया अपना, ब्यूरेट मार्क बना रहता है ऐसा, आपने बिल्कुल देखा होगा, थोड़ा बहुत लैब गए होंगे आप कभी, तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात नहीं बताई जा रही है। यहाँ पे हमने NaOH भर दिया, ब्यूरेट में क्या भर दिया, NaOH। मान लो 100 ml तक मार्क बने हुए थे, तो हमने भर दिया NaOH का सोल्यूशन, ब्यूरेट में भर दिया। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब कराएंगे क्या, NaOH की मोलारिटी पता है, वॉल्यूम, ठीक है, वहां से भाई बिल्कुल कितना भरा है ये पता चल जाएगा, ठीक है। V1 वॉल्यूम मान लो पूरा भर दिया, 100 ml, जो 200 ml जो ही भरना पड़ता। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब कराएंगे रिएक्शन। याद रखिएगा, ये वॉल्यूम पता है, यहाँ पे HCl का कितना वॉल्यूम लिया वो पता है हमको, NaOH का कितना वॉल्यूम भरा है वो भी पता है, NaOH की मोलारिटी पता है, और HCl का मोलारिटी नहीं पता, वही निकालना है। और हम जानते हैं कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट कब होगा, कब कंप्लीट रिएक्शन होगा, NaOH का मोल, HCl के मोल, HCl के यहाँ मोल कुछ होंगे, यू नो, देखो जरा, HCl के मोल कितने होंगे, मोल ऑफ HCl कितना होगा, आपने HCl के कितने मोल लिए हैं, मान ले तो उसकी मोलारिटी M है, मोल, मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है, तो मोल क्या होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो HCl के कितने मोल लिए हैं, M इंटू V, मान लो उसका V लीटर बाहर निकाला आपने, मान लेते हैं फ्लास्क में V लीटर लिया है आपने, ठीक है। HCl V1 कर दो चाहे V2 कर दो, HCl का V2 लीटर लिया, HCl के कितने मोल लिए हैं, M इंटू V2। अब देखो ऊपर से क्या करेंगे, अब NaOH गिराएंगे, इसमें क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नोजल बना रहता है टूटी जैसा, ठीक है, उसको धीरे धीरे ड्रॉप वाइज धीरे धीरे करके NaOH गिराते हैं इसमें HCl में रिएक्शन कराने के लिए। अब क्या होगा, जैसे ही एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब NaOH इधर से आएगा तो HCl को खत्म करेगा ना, HCl को खा जाएगा, अरे रिएक्शन कर लेगा NaCl प्लस वाटर में, ऊपर से NaOH आ रहा है, HCl को कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब एक टाइम के बाद क्या होगा, HCl पूरा खत्म हो जाएगा, उसी टाइम को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस पॉइंट, जब HCl पूरा खत्म हो जाए, बेस आ रहा है तो एसिड को खाएगा। अब जरा देखो, अब इतना हम जानते हैं कि जिसको मैं बोल रहा हूँ इक्विवेलेंस पॉइंट पे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, आप इसे वर्ड मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं है, कितनी बार ये बोला जाएगा पूरे लेक्चर्स में, आगे के लेक्चर में। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब यहाँ एसिड पूरा खा जाए, खत्म हो जाए, NaOH जो पूरे एसिड को कंज्यूम कर जाए, वही इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया। इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा,
भाई इक्विवेलेंस पॉइंट कब आएगा? जितना मोल आपने एचसीएल का लिया, रिएक्शन बता रहा है। अगर 1 मोल एचसीएल को कंज्यूम कराना है, रिएक्शन क्या बता रहा है, 1 मोल एचसीएल को कंज्यूम कराना है, 1 मोल एचसीएल को, तो एनएच कितना लगेगा? 1 मोल। ये सबसे सिंपलेस्ट है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एसिड और बेस के मोल बराबर हो। मैंने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया, प्लीज डिस्क्लेमर। भाई अगर H2SO4 तो कुछ और लगता है, लेकिन फिर भी ये एचसीएल और एनएच की बात करें तो अगर जितना मोल एचसीएल उतना ही मोल एनएच रहेगा, तभी कंप्लीट कंजम्पशन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे मोल ऑफ एचसीएल इज इक्वल टू मोल ऑफ NaOH होगा, तभी तो कंप्लीट कंजम्पशन होगा, उसी को इक्विवेलेंस पॉइंट बोल रहे हैं। अब मोल ऑफ HCl, ठीक है, देखो जरा, देखो बहुत सिंपल। मोल ऑफ HCl पता है m इंटू वी टू। मोल मोल क्या होता है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोल क्या होगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ये लिख दिया हमने, ठीक है। m नहीं पता है, V2 पता है कितना लिया था। अब HCl का इक्वल टू मोल ऑफ NaOH। NaOH की मोलारिटी कितनी है? M1, ये हमको नोन है, बस m अननोन है। m अननोन है, m इज अननोन, वही निकालना है। M1 ही पता है। वॉल्यूम कितना लिया है? बिल्कुल वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल कितना एनएच, वही मार्क बने हुए ब्यूरेट में, कितना एनएच कंज्यूम हुआ है, कितना एनएच गिरा है यहाँ फ्लास्क में, बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, दिखता है आंख से। अरे सिंपल सी बात है, देखो क्या होगा। 100 ml तक तूने भरा है, ब्यूरेट को 100 ml तक पूरा भर दिया है। अब क्या होगा, मान लो इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये एनएच कंज्यूम होते होते वॉल्यूम यहाँ, ठीक है, फाइनल मार्किंग कहाँ मिल गई तुमको? फाइनल मार्किंग मिल गई 25 ml पर आके रुका। इसका मतलब कितना कंज्यूम हो गया? 75 ml कंज्यूम हो गया। इस तरह से नोट कर लेते हैं। पूरा 100 ml भरा था आपने, अब कम होते होते वो क्या, 25 ml बचा, तो 75 कंज्यूम हो गया। सिंपल, वो निकाल ही सकते हो, वो हमारे हाथ में। तो हमको V1 कितना लगेगा, वो भी नोन है, ठीक है। V1 क्या है? इसको V1 ना लिखे हम, ये बेहतर है कि इसको V1 ना लिखे हम, ये लिखे। V1 है हमारा कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ। V1 क्या है? NaOH का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ इक्विवेलेंस पॉइंट में। क्या, अब जरा देखो, एक वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन नहीं आ जाएगा। V2 भी नोन है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में हम लोग बहुत करेंगे। तो यहाँ से M1 भी नोन है, V1 भी नोन है, V2 भी नोन है, तो क्या M नहीं आ जाएगा? आ तो गया क्या? M नहीं, सॉरी, क्या M नहीं आ जाएगा? क्या मोलारिटी ऑफ HCl नहीं निकाल सकते? यहाँ से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो आपने पूरा प्रोसेस कराया है, उसी को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में टाइट्रेशन। टाइट्रेशन नोट कर लो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में भाई विजुअलाइजेशन जरूरी है, ये सब नोट बनाने से कोई फायदा बहुत नहीं होता है, सवाल आते हैं। ये मैंने वो बताया थोड़ा सा, एक रफ डायग्राम जो लैब में आप करते हो, आप करेंगे भी, मौका भी मिलेगा। एक रफ स्कीमेटिक बना दिया है, ठीक है। देख लो, अच्छा, लेकिन फिर डिस्क्लेमर बता दूं मैं हमेशा कि ऐसा नहीं होगा कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे सिर्फ एसिड और बेस के मोल बराबर होंगे। ये इस एग्जाम्पल में बराबर होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। भाई यहाँ इस ये रिएक्शन है, NaOH और HCl की बात कर रहा हूँ, वो दिखा रहा है ना कि जितना HCl का मोल चाहिए, मोल है, उतना ही NaOH का मोल लगेगा। हो सकता है किसी रिएक्शन में कुछ और लगे, हमने स्टोइकियोमेट्री तो किया ही है। जैसे H2SO4 है तो 2 मोल NaOH लगता है, ये सब किया है। तो ये एक एग्जाम्पल था, सिंपल सिंपलेस्ट। लेकिन थोड़ा प्रोसेस आप समझिए, मन में एक डायग्राम बना लीजिए, क्या आगे जो भी बोलेंगे वो इसी रेफरेंस में बोला जाएगा। आप जरा देखिए, ये लिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी बातें इसमें अभी और बाकी हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। देखने में तो बड़ा से, आई होप कि ये आपको समझ में आओगे। कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करो। बहुत सिंपलेस्ट मैंने बताया है आपको, बहुत सिंपलेस्ट वे में बताया है टाइट्रेशन को, ठीक। अब ये था डिफिनीशन और उसका एक्सप्लेनेशन की करते क्या है, ये है टाइट्रेशन। अब जो कुछ टर्म आया है, तो पहला है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो उसमें बोर्ड लिखे हैं। पहला है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, चाहे इसको बोलते हैं ट्राइटेंट, स्टैंडर्ड सोल्यूशन और ट्राइटेंट। दस, आइए अब समझ जाएंगे तुरंत आप। द सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, बहुत बेसिक बेसिक डिफिनीशन है। सोल्यूशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन और टाइट्रेंट। नोट कर लो। मैं एग्जाम्पल उसलिए बनाया है, दिखाता रहूँ मैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलारिटी नोन हो। जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, इसलिए मैंने रेफरेंस लिया NaOH।
यह NaOH स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी हमको नोन है। कुछ और भी हो सकता है, ये तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। थोड़ा मन में सोचते रहना, कोरिलेट करते रहना कि किसका रेफरेंस दे रहे हैं सर, ठीक है। प्लीज रिएक्टेंट बहुत सारे हो सकते हैं, इतना तो बच गए कि दो लोगों का क्या, एक बेसिक कोई पूछे टाइट्रेशन क्या है, तो एक आदमी का मोलरिटी नहीं पता रहता है, एक आदमी का पता रहता है, तो निकाल लेते हैं उनको रिएक्शन करा के। कंडीशन यही है कि दो लोग ऐसे लेना है जिनका रिएक्शन हो, यही मेन है। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन है उसको क्या बोलते हैं, जैसे NaOH हमारे लिए था, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन नोन था, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, द सोल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन। अब लिख लो स्टैंडर्ड, इसका क्वेश्चन अब जो लिख रहे हैं उसका क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, इसलिए लिखना ध्यान से मेंस में आ चुका है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो अब बातें होंगी आगे। पहला है प्राइमरी स्टैंडर्ड, यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। जब मैं आप PYQ लगाओगे तो आपको मिलेगा। कुछ भी बकवास नहीं लिखा जाता है यहाँ पे, है ना। आप सब बहुत कुछ आपको इसके डायरेक्ट नोट्स में मिलेगा आपको एग्जाम में। प्राइमरी स्टैंडर्ड, द सब्सटेंसेस विच कैन बी, मैं समझाऊंगा अभी, विच कैन बी weighed accurately and the substances which can be weighed accurately and which solution need which solution need not to be standardized before titration। अभी नोट कर लें, अभी समझाया जाएगा। जब हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर कहाँ पे है। ये कल डिफिनेशन ही नोट करना, उससे फायदा नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में तो पूछा गया था एग्जाम्पल्स, तो जरा देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स जरूरी है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, जिसकी मोलरिटी नोन हो, जो हमारे लिए NaOH था हमारे एग्जाम्पल में, और भी होते हैं। एग्जाम्पल है इसका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है। नाम ना भी जानो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे सब पढ़ना है डी ब्लॉक में, वे फॉर्मूला ही लिख लो, डी ब्लॉक में सब पढ़ना है, आप धीरे धीरे सब जान जाएंगे। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, H2C2O4.2H2 ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्या है, सोडियम थायोसल्फेट हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं, सवाल क्वेश्चन में भी कई बार नाम आएगा इन सब का। कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O ब्लूबिट्रॉल बोलते हो, पर पहले भी पढ़ा होगा आपने, CuSO4.5H2O। फिर है, ये सब प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हैं। मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट FeSO4 डबल सॉल्ट है, डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। नोट करो जल्दी से, नोट कर लो। जब हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी में, कहाँ पे डिफरेंस है। नोट कर लो, सिल्वर नाइट्रेट भी लिख लो इसमें, सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, घबराने की जरूरत नहीं, सब समझ में आ जाएगा वर्ड क्या लिखा जा रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, the substances which cannot be, एकदम उसका उल्टा, weighed accurately and which solution need to be standardized
एग्जाम्पल NaOH, KOH, H2SO4, HCl, I2, KMnO4। नोट कर ले जरा, एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चन में तो वहीं आ गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, I2 सोल्यूशन, KMnO4 सोल्यूशन, ये है सब सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। अब जरा देखते हैं, मतलब थोड़ा समझ लेना जरूरी है कि क्या अंतर है, ठीक है, क्योंकि लिखने से कोई काम नहीं चलेगा। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड समझेंगे तो प्राइमरी समझ जाओगे। देखो जरा क्या दिक्कत है। जैसे अब NaOH की एक बात करें, NaOH के बाद क्या दिक्कत है इनके साथ। NaOH जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, हाइग्रोस्कोपिक होता है। NaOH क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये लोग क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो एयर से मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर से मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं उनको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। अब क्या होगा, जैसे आपने NaOH का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, NaOH का सोल्यूशन बनाया, उसका मोलरिटी नोन है, बोला ना मोल, भाई स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाया आपने नॉन मोलरिटी का। आप क्या होगा, देखो जरा क्या होगा, जैसे NaOH देखेंगे, NaOH आप ऐसे हैं, उसके छोटे छोटे पिलेट्स होते हैं, आप देखिएगा लैब में, ठीक है, आपने यहाँ पे, ठीक है, NaOH बहुत सारे दाने हैं, ठीक है, आपने उनका वजन किया, ठीक है, और ये निकाला आपने वजन NaOH का, देखो क्या दिक्कत होगी, मान लेते 10 ग्राम, बहुत सारे छोटे छोटे, ठीक है, दाने होते हैं, टैबलेट की तरह मान लो, अब नहीं दिखा है तब बोल रहा हूँ मैं, देखा है तो अच्छी बात है, तो 10 ग्राम में मान लिया, और 10 ग्राम के हिसाब से आपने मोलरिटी उसके निकाल ली। अरे उसकी मोलरिटी निकालोगे तभी तो आप ब्यूरेट में डाल दोगे उसको सॉरी, आप ब्यूरेट में उसको डाल दोगे। आपने बहुत सारे दाने लिए, 10 ग्राम वजन कर लिया, और उसके हिसाब से भाई मोलरिटी तो निकालने आते हैं, NaOH का मास इतना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कुछ लेके मोलरिटी तो निकाल ही लोगे, बहुत सारा किया, लेकिन अब वही मोलरिटी का आप स्टैंडर्ड मान लोगे, उस मोलरिटी के थ्रू किसी और अननोन आदमी की मोलरिटी, जैसे HCl की मोलरिटी आप निकालोगे। लेकिन यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, NaOH सोल्यूशन को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। आपने जो मोलरिटी निकाली है वो गड़बड़ है। क्यों, धोखा हो गया आपके साथ। ये आपने 10 ग्राम वजन माना है इसका, इसमें पता है तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, आप सोच रहे हैं ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का वजन है, सॉल्यूट का वजन आप 10 ग्राम ले रहे हो, लेकिन ये 10 ग्राम सॉल्यूट नहीं है, ये सॉल्यूट प्लस वाटर है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये तुरंत मॉइस्चर ऑब्जॉर्व कर लेता है। आप तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट का मास 10 ग्राम लेके मोलरिटी आपने निकाल लिया, लेकिन धोखा हो गया, आपकी मोलरिटी गलत है, जो आपने मोलरिटी निकाली है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको आप स्टैंडर्ड मान के किसी किसी अननोन आदमी का बेचारे का निकालोगे, जब ये सही रहेंगे तब तो दूसरे का निकालोगे सही। आपने जो ये 10 ग्राम वजन माना है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, आपके साथ 10 ग्राम के साथ मोलरिटी निकाल ली, लेकिन इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मॉइस्चर का वजन 10 ग्राम है। आपको जब मोलरिटी निकालनी थी, एक्चुअल सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है सॉल्यूट, वो वजन लेना चाहिए था। अब जिससे बेचारे किसी और चीज को कैलिब्रेट करना है, किसी और आदमी को, देखो हम सोचो, भाई हमको पता है कि यहाँ जो रहता है ब्यूरेट में उसकी मोलरिटी पता है, उसके थ्रू किसी अननोन आदमी की निकालते हैं, जब वही गलत निकाल लेते इसका तो और गलत आ जाएगा। जो ब्यूरेट में जो लिया है उसका ही आपने गलत निकाल लिया, पहले मोलरिटी एस्टिमेट कर लिया, तो इस दूसरे का क्या निकालोगे, उसके थ्रू वो भी गलत कर दोगे, ठीक है। तो ये है सेकंड, इसका मतलब NaOH को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, अगर NaOH ऐसा तब नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज करते, तो हम क्या करते हैं, देखिए हमको NaOH अगर यूज करना है तो हमने जो मोलरिटी उस तरह से करके निकाला है भरोसा नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं NaOH का किसी और रिएक्शन के साथ, तो क्या करते हैं, देखो अब जरा देखो, NaOH का पहले हम कैलिब्रेशन करते हैं कि NaOH की जो मोलरिटी पहले आप जो बनाना ब्यूरेट में डालना उसकी मोलरिटी ढंग से तो निकालिए, तो हम लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, ये भरोसे वाले लोग हैं, इनके सोल्यूशन भरोसे वाले हैं, इनकी मोलरिटी जो आप निकालेंगे वो भरोसे वाली मोलरिटी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, यही प्राइमरी स्टैंडर्ड, इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि NaOH को ध्यान से देखना, NaOH को अगर यूज करना है ब्यूरेट में, तो पहले हम चलो ऑक्जेलिक एसिड से उसको हम, ठीक है, जैसे ये ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, तो NaOH का पहले मोलरिटी हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, हमको चाहिए NaOH की मोलरिटी, हम क्या करेंगे पहले उसके NaOH का रिएक्शन इससे करा देंगे, टाइट्रेशन इससे करा देंगे, इसको ब्यूरेट में ले लिया हमने, इसकी मोलरिटी जो है वो भरोसे लायक है, यही है प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड वो होते हैं जिनकी मोलरिटी जो भी आप जानते हैं इनके बारे में वो भरोसा कर सकते हैं, सेकेंडरी वाला नहीं, डायरेक्ट भरोसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, NaOH को पहले कैलिब्रेट करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंगे, कैसे, ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, उसका मोलरिटी निकाल लेंगे, ठीक है, अरे वही है टाइट्रेशन M1 जो भी कर रहे थे, ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करा के उसका मोलरिटी निकाल लेंगे, अब NaOH भरोसा लायक हो गया, यही लिखा गया है
ही नीड टू बी स्टैंडर्डाइज। अब NaOH की मोलरिटी निकालोगे, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन से प्राइमरी स्टैंडर्ड से उसको पहले आप कैलिब्रेट करेंगे, NaOH की मोलरिटी निकालेंगे, तब उस NaOH का यूज करेंगे HCl के टाइट्रेशन में। ठीक है, ये है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये सारे सोल्यूशन वही वाले हैं, सब धोखे वाले हैं। सबको यूज करने से पहले, ठीक है, इनकी मोलरिटी अगर लिखा है कुछ बोतल पे तो भरोसा नहीं कर सकते आप। यही है सिंपल लैंग्वेज में, यही मतलब है कि इनकी बोतल मोलरिटी कुछ लिखी है इन सोल्यूशंस की, तो इनको डायरेक्ट ब्यूरेट में डाल के इनको भरोसा नहीं कर सकते। ये गलत है। ठीक है, तो इनको पहले किसी बढ़िया वाले प्राइमरी वाले स्टैंडर्ड के साथ इनको एस्टिमेट करिए, तब इनका यूज करिए। ये होता है। आई होप कि आपने समझा होगा प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का डिफरेंस और अंतर कहाँ पे वो देखो, मैंने बता भी दिया। मैक्सिमम इसमें हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस है। आप 10 ग्राम के हिसाब से मोलरिटी निकाल लोगे, गड़बड़ है, 10 ग्राम ही गड़बड़ है। वो एक्चुअली पहले ही मॉइस्चर ऑब्जर्व कर चुका है, हो सकता है वो 5 ही ग्राम होंगे कुछ उसमें। एक्चुअल मास जो ड्राई वेट है उस NaOH का 5 ग्राम हो, 10 ग्राम फालतू ले रहे हैं आप, मोलरिटी गड़बड़ आएगा ही। तो पहले ढंग की मोलरिटी निकालिए किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड से रिएक्शन करा के इसका, फिर इसको यूज करिए HCl के एस्टिमेशन में। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा करो। एक चीज को मैं चाहता हूँ ढंग से समझिए, बहुत सिंपल बात है। अब देखो, अब फिर दूसरा वर्ड है, तो हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन समझ लिया जिसका मोलरिटी नोन है, कुछ प्राइमरी है भरोसे लायक, कुछ सेकेंडरी है भरोसे लायक नहीं है। बस एक बात में हम तो यही बोलते हैं, इसका मतलब प्राइमरी का मतलब भरोसे वाला है वो, और सेकेंडरी का मतलब भरोसे वाला नहीं है। उसको किसी प्राइमरी से रिएक्शन करा के उसको भरोसा वाला जो एक्चुअल मोलरिटी उसको निकालिए, तब उसको यूज करिएगा। ठीक है, आई होप एसेंस समझिए, वो सब भाड़ में जाए, वो सब डिफिनेशन ज्यादा। ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज भी तो समझिए। अब जरा देखो, फिर कुछ वर्ड देख लेते हैं। फिर था क्या हमारा टर्म, अननोन सोल्यूशन। वो तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन था, ब्यूरेट में कौन सा लिया था स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अननोन सोल्यूशन, चाहे इसको बोलते हैं टाइट्रेट, और वो टाइट्रेट था। थोड़े छोटे छोटे वर्ड हैं टाइट्रेट। इसका क्या डेफिनेशन हो गया, सोल्यूशन ऑफ अननोन कॉन्सेंट्रेशन। डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन समझने की जरूरत है। ये सब बस नोट्स बनाने के लिए लिखा जाता है। इसको डेफिनेशन रखने लोगे, बेहतर है कि आप प्रोसेस समझिए, मन में डायग्रामेटिक समझिए उस चीज को कि क्या होता है। आप लैब में करेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। उसको बोलते हैं टाइट्रेट। ठीक है, एक टर्म में मैंने बता दिया है, इक्विवेलेंस पॉइंट बता ही दिया है। ठीक है, अब लिख लेते हैं थोड़ा सा और बातें। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। ठीक है, तो ध्यान देना, क्वेश्चन प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन मेंस में शायद आया है कभी, कौन मतलब एग्जाम पे पूछा गया था। ठीक है, तो उसको आपको आई होप कि आपको फ्रेमवर्क हुआ मन में रहा होगा बन गया होगा कि क्या प्राइमरी और सेकेंडरी बोलने का क्या मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल तो थोड़ा याद करना पड़ेगा बिल्कुल। अब टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, इसमें है, तो चलिए करके एक डिवीजन क्लासिफिकेशन लिख लें छोटा छोटा। रेडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, फिर है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक लिख लो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए हैं दो चीजें, एसिड बेस और रेडॉक्स टाइट्रेशन, जिनके मैक्सिमम क्वेश्चन हम करने वाले हैं। एसिड बेस और उससे भी ज्यादा रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो अब तो क्वेश्चन है वो रेडॉक्स टाइट्रेशन ही है, लेकिन हम तो करेंगे सारे क्वेश्चन, ये नहीं कि वो नहीं करेंगे, क्वेश्चन के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बिल्कुल मैं जानता हूँ डेफिनेशन यदि क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन है, थोड़ा जान लीजिए, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे तो ये सब कोई फायदा नहीं है सब चीजों का। फिजिकल केमिस्ट्री में मेन वही है कि आप क्वेश्चन समझते हैं, आप लगा सकते हैं, आपको वो, ठीक है, वो पोटेंशियल आपके अंदर, ये रटने वटने वाला कोई है नहीं चक्कर, ना आता है ऐसा सवाल। ठीक है, ये आपको बस बताया जा रहा है कि क्या है, एक इंट्रोडक्शन है ना उसका। आप जरा देख लेते हैं। एसिड बेस में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ एसिड बेस रिएक्शन मतलब क्या है, वही जो मैंने बताया था, कोई डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक एसिड है और बेस है, एक का मोलरिटी नोन है, दूसरे का निकालना है, तो वही जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था वो एसिड बेस टाइट्रेशन का ही था, एसिड बेस टाइट्रेशन का ही था, NaOHCl, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेसिपिटेशन हम बात रिडॉक्स ज्यादा करेंगे,
प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है? जैसे जहाँ कोई रिएक्शन प्रेसिपिटेट बन जाए, जैसे मान लें आपने, ठीक है, आपने यहाँ फ्लास्क में ले लिया AgNO3, फ्लास्क में क्या ले लिया? AgNO3 ले लिया, सॉरी ब्यूरेट में, ठीक है, कहीं और फ्लास्क में ले लिया NaCl। भाई यही तो है टाइट्रेशन का मतलब, है कि दो लोग ऐसे होने चाहिए, दो लोग जो रिएक्शन कर सके, तभी एक के थ्रू दूसरे को जान सकते हैं, यही टाइट्रेशन है। तो मान लिया आपने ब्यूरेट में AgNO3 ले लिया, फ्लास्क में NaCl ले लिया, तो क्या बनेगा इस केस में? हम जानते हैं, पढ़ा है बहुत, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस टाइप के टाइट्रेशन को जहाँ कुछ प्रेसिपिटेट बने, लिखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, समझ लीजिए, कोई फायदा नहीं लिखने से, कोई नहीं पूछने वाला डेफिनेशन, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, बस जान लो। ऐसे रिएक्शन, ऐसे टाइट्रेशन जहाँ कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो, उसको प्रेसिपिटेट, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन बोलते हैं। फिर इसी तरह कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक की बात कर लें। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें बने कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिनको हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं आप AgNO3 का रिएक्शन करा दीजिए KCN से, मतलब उसमें ब्यूरेट में AgNO3 ले लिया, यहाँ KCN ले लिया फ्लास्क में, ठीक है। तो इस केस में बनता है इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, जहाँ पे जिनको हम 12th में, अगर आपने कोई कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, अरे भाई पढ़ना 12th में है सर, 12th में सब है। तो उस हिसाब से नाम पड़ा, इस टाइप का कंपाउंड बन जाए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाए जिस रिएक्शन में, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। नोट कर लेके बाद, ठीक है। एसिड बेस तो हम जानते हैं, क्या इसमें बताऊंगा, एक एसिड हो, एक बेस हो, एक का नोन हो, दूसरे का नोन हो, निकालना है, टाइट्रेशन कहलाता है। अब थोड़ा रेडॉक्स के डिवीजन है। अब देखो रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या क्या डिवीजन है, तो इतना तो समझ ही गए होंगे। रेडॉक्स टाइट्रेशन मतलब ऐसा टाइट्रेशन जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो, भाई दो लोग ऐसे हों, दो लोग को चाहिए जो उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो, दोनों रिएक्शन करे, रिडॉक्स रिएक्शन करे, तो उसको रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलेंगे। कुछ स्पेशल डेफिनेशन नहीं है ही नहीं, तो क्या लिखवाएं, नाम बस है। अब देखो ना, इसमें इसमें डिवीजन जरा देख लीजिए, ठीक है। पहला है परमैंगनेट टाइट्रेशन, इतना फालतू, परमैंगनेट टाइट्रेशन। अब देख के समझ गए होंगे कि ऐसे टाइट्रेशन जिसमें हम KMnO4 यूज करें। KMnO4 कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने पढ़ा है रेडॉक्स में KMnO4 कैसा हो जाता है। तो ऐसा टाइट्रेशन जिसमें हम KMnO4 से किसी को एस्टिमेट करें, ब्यूरेट में KMnO4 सोल्यूशन ले लिया और इधर फ्लास्क में कुछ ले लिया, KMnO4 बहुत सारा ऑक्सीडेशन करता है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक कोई कंपाउंड हो तब तो मैं लिखूँ, बहुत सारे कंपाउंड सिलेक्शन करके उनको ऑक्सीडाइज करता है। तो इस टाइप के टाइट्रेशन को जहाँ KMnO4 यूज हो रहा है, परमैंगनेट टाइट्रेशन बोलते हैं, है रेडॉक्स टाइट्रेशन का एग्जांपल। इसी तरह से डाइक्रोमेट टाइट्रेशन, कितने रिएक्शन के लिखे हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग, डाइक्रोमेट वाला टाइट्रेशन। डाइक्रोमेट टाइट्रेशन मतलब आप K2Cr2O7 यूज कर रहे हो, K2Cr2O7 हमने लिखा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ना हो जाए। ठीक है, कुछ K2Cr2O7 क्या है याद रखना, K2Cr2O7 प्राइमरी स्टैंडर्ड है, भरोसे वाला है, टेंशन की बात नहीं है, ये सब मेन है। ये धोखा नहीं देंगे, धोखा वो सेकेंडरी वाले देंगे, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते उनको, डायरेक्ट उनको ब्यूरेट में नहीं ले सकते, क्योंकि डायरेक्ट जो उनकी मोलरिटी आपने निकाली है वो बेकार है। जब वही गलत है दूसरे को क्या बताएगा वो सही, ठीक है, समझना जरूर, कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है, बहुत मेहनत से बनाया जाता है लेक्चर। डाइक्रोमेट टाइट्रेशन बोलते हैं, जैसे आपने ब्यूरेट में ले लिया, आप K2Cr2O7 कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, इससे बहुत लोगों को रिएक्शन करा सकते हैं। फिर इसमें आयोडीमेट्रिक, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें क्या लेते हैं, I2 सोल्यूशन लेते हैं, I2 सोल्यूशन लेते हैं इसमें, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड सोल्यूशन की तरह I2 सोल्यूशन लेते हैं। I2 सोल्यूशन इज टेकन एज स्टैंडर्ड, इज टेकन एज स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन का, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन का रिएक्शन कराते हैं बहुत लोग, ब्यूरेट में आपने आयोडीन सोल्यूशन ले लिया, उसका डिफरेंट लोगों से रिएक्शन कराया। अब फ्लास्क में बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं जिनसे आयोडीन रिएक्शन करे, कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसको बोलते हैं आयोडोमेट्रिक। क्या बोलते हैं, आयोडीमेट्रिक। आयोडीन कैसा है भाई, आयोडीन भरोसे वाला है कि नहीं, आयोडीन भरोसे वाला नहीं है। आयोडीन सोल्यूशन सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, मतलब उसको यूज करना है अगर ब्यूरेट में, तो पहले उसको सही करिए, उनको पहले एस्टिमेट करिए, ठीक है, इनको पहले कहीं से और एस्टिमेट कराइए, तब जाके इनको यूज करिए। तो आयोडीन सोल्यूशन जहाँ यूज करते हैं उसको बोलते हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स का एग्जाम्पल है। कुछ भी तुम लगेगा कि नहीं कि इसमें याद करने लायक है। अब देखो एक और है टर्म, एक और
ये सारे क्वेश्चन करेंगे, खासकर ये जो आ रहा है इसके क्वेश्चन हम, ठीक है, लेक्चर देखिए जरूर। इस लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके क्वेश्चंस वाले जो हम लोग अलग अलग करेंगे। यहाँ हम लोग एक डिवीजन पढ़ रहे हैं ओवरऑल, और इनके अलग अलग आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, सब पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा अलग अलग लेक्चर्स में। ये ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें क्या करता है, इसमें क्या करता है इन दिस, चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इन दिस टाइट्रेशन आयोडोमेट्रिक, वो आयोडीमेट्रिक था, ये आयोडोमेट्रिक। KI पोटेशियम आयोडाइड इज reacted with ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहे तो आप लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन देखोगे तो सब दिखेगा तुम्हें। इतने क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके, ये सब क्वेश्चन में ये बातें दिखेगी, वो जरूर देखना कि एंड लिबरेटेड आयोडीन इज एस्टिमेटेड, मेन यही लाइन है, एस्टिमेटेड बाय स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन, हाइपो सोल्यूशन नोट कर लो। आयोडोमेट्रिक मतलब क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड का रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं पहले। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग अलग हो सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट पोस्ट, ठीक है, KMnO4 फलाना फलाना बहुत सारे हो सकते हैं, कोई सिंगल रिएक्शन नहीं। लेकिन मेन बात, KI का रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं तो I यहाँ -1 में है, I किस में है, इसमें -1 में। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I को किस में कर देता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बता दिया बहुत सारे हैं, एक सिंगल रिएक्शन थोड़ा नहीं कोई, KMnO4, K2Cr2CN, ठीक है, KClO4 एंड ऑल दैट, बहुत सारे हैं। अब मेन अब लाइन है, अब जब भी I2 ये निकलता है तो I2 का किस रिएक्शन कराते हैं, सोडियम थायोसल्फेट से, जिसको बोलते हैं हाइपो। I2 का हमेशा एस्टिमेशन, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट से कराते हैं। तो क्या बनता है इसमें, ठीक है, इसमें बनता है NaI, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और ये भरोसे वाला सोल्यूशन है, देखा ना, ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। सोडियम थायोसल्फेट क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है इसकी, ठीक है, इसको ब्यूरेट पे लेंगे, इसकी मोलरिटी भरोसा कर सकते हैं। तो KI का रिएक्शन इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं तो I2 लिबरेट होता है, और I2 कितना लिबरेट हुआ, कितना बना है, उसका एस्टिमेशन कराते हैं हम हाइपो सोल्यूशन से। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, NaI प्लस Na2S4O6 बनता है, दैट्स प्रोसेस कॉल्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। एक बात एक और नोट करें, खैर वो सब बाद में लिखेंगे। आयोडीन क्या करता है, आपने पढ़ किया भी होगा, आयोडीन जो है स्टार्च के साथ, ठीक है, ये भी एक आयोडीन की पहचान है, ब्लू कलर देता है। कैसे देता है, आयोडीन जो स्टार्च के साथ क्या देता है, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स देता है। खैर कई बार ये बातें लिखी जाएंगी, लेकिन कोई पूछे कि आयोडीन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है, तो बोलना कि आयोडीन, इसी रिएक्शन में आयोडीन लिबरेट हो, बहुत सारे रिएक्शन में आयोडीन लिबरेट हो सकता है, तो उस आयोडीन का एस्टिमेशन किससे करें हम, हाइपोसोडियम थायोसल्फेट से करें, हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं हाइपो, तो उस प्रोसेस को हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में कराऊंगा। आज जो भी बातें लिखे गए हैं सबको हमको अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में देखना है, ऐसे नहीं थ्योरी लिखवा के चले जाए, ये काम नहीं होता यहाँ, आएगा नहीं ये सब। मैं खुद पढ़ा के मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये थ्योरी नहीं लिखने को आएगी, बहुत जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, वो सब क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने बता दिया है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी लिखने को आएगा, आएगा, इसके क्वेश्चन आया है, एडवांस तक में आया है, कराऊंगा मैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के एडवांस तक में क्वेश्चन आया है, एडवांस तक PYQ में हम लोग करेंगे, बिल्कुल आएगा। तो आयोडीन का एस्टिमेशन विद द हेल्प ऑफ हाइपो सोल्यूशन इज कॉल्ड आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। अब एक दिक्कत है, थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, एक छोटी सी चीज रह गई है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, खासकर एसिड बेस रिएक्शन में एक समस्या है, एसिड बेस लिखने में बड़ा आसान लग रहा था, HCl है, पता नहीं उसके बारे में, NaOH डाल दिया, रिएक्शन करा दिया और HCl की मोलरिटी निकाल दी, बड़ा आसान लग रहा था भाई, मोल ऑफ HCl के बराबर करके, ये बोलने में बस आसान है। अब देखो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया होगा तो आप जानते होंगे, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट इतना सीधे नहीं है। दिक्कत क्या है, आप मैन्युअली कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मैंने बोल देना लिखा है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, जब HCl पूरा कंज्यूम हो जाए, NaOH आपने डाल NaOH धीरे धीरे डाल रहे हैं, और इक्विवेलेंस पॉइंट जब आ जाएगा तो आप रुक जाएंगे, NaOH ऐड करना बंद कर देंगे, उसको बोलेंगे हाँ खत्म हो गया HCl, अब जरूरत है क्या करने की, ठीक है, ये ना इक्विवेलेंस पॉइंट बोलो HCl खत्म हो गया, काम खत्म, अब आ जाएगा आंसर।
अब लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट बोलना तो आसान है, लेकिन निकालना बड़ा कठिन है। क्यों? NaOH का सोल्यूशन कलरलेस होता है, बनाइएगा जरा पानी की तरह एकदम। HCl भी कलरलेस, कोई कलर नहीं। तो पता कैसे चलेगा? कलरलेस, कलरलेस का सोल्यूशन भी कलरलेस। तुम सोचो पानी में पानी मिलाओगे, एक चीनी पानी है, एक नमक पानी है, आपने मिला दिया, तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ कंप्लीट हुआ रिएक्शन? आप कैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आप बोल रहे हैं? आप ये नहीं बोलना कि जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो NaOH को ऐड करना बंद कर देंगे हम, काम खत्म। लेकिन कब? आंख से कैसे पता चलेगा? सोचो जरा, क्योंकि दोनों सोल्यूशन कलरलेस हैं, कुछ चेंजेज होंगे, आंख से देख रहे हैं तो कुछ आंख कैसे जानेगा भाई? कलरलेस कलरलेस मिला के कलरलेस ही होता है। अब देखिए, अब इसमें डालते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर वो कंपाउंड होते हैं जो खुद रिएक्शन नहीं करते बेचारे, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना आपको आयनिक न्यूक्लियम में, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। लेकिन अब इसमें डालते हैं इंडिकेटर। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जो इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करेगा कि नहीं नहीं भैया हो गया, रिएक्शन हो गया, रुक जाओ रुक जाओ, हो गया। तो क्या करते हैं देखो जरा, एक में बहुत सारे हैं लेकिन मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। फिनोफ्थलीन, एक कंपाउंड क्या है, फिनोफ्थलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको HCl में डाल देंगे। अब फिनोफ्थलीन का क्या है हिसाब है, जब मीडियम एसिडिक होता है तो कलरलेस रहता है, अब मीडियम बेसिक होता है तो पिंक कलर का हो जाता है। एक बार समझना, बाकी थ्योरी बहुत बड़ी पढ़नी है इंडिकेटर की, ये यहीं तक नहीं है बस, ठीक है। पर्पज क्या हमारा, हमको पता चल जाए कि नहीं नहीं रिएक्शन कंप्लीट हो गया, वही पर्पज है। तो हम इसमें डाल देंगे क्या, HCl, फिनोफ्थलीन डाल देंगे HCl सोल्यूशन में, शुरुआत से ही फिनोफ्थलीन डाल देंगे। सोल्यूशन कैसा होगा, कलरलेस। एसिडिक मीडियम में कैसा होता है फिनोफ्थलीन, कलरलेस। बेसिक मीडियम में पिंक। अब क्या होगा, देखो जरा, इसमें अब कलरलेस सोल्यूशन है, उसका बस काम है बताना है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, रुक जाइए। तो इसमें क्या होगा, शुरुआत में कलरलेस होगा। अब जैसे एक NaOH का एक बूंद गिरा होगा, धीरे धीरे ऐसे भाई नोजल यहाँ बना हुआ है, नोजल बना हुआ है, ब्यूरेट में धीरे धीरे करके ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि रिएक्शन आराम से ऑब्जर्व कर सके। तो क्या होगा, पिंक NaOH का एक बूंद गिरा, इसमें NaOH का एक बूंद गिरा तो क्या होगा, पिंक कलर आएगा तुरंत। NaOH को देखते ही भाई NaOH बेसिक है, तो फिनोक्सिलिन बेसिक में कैसा हो जाता है, पिंक कलर का, पिंक कलर का आएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इस फ्लास्क को थोड़ा हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो पिंक कलर डिसअपीयर हो, NaOH क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। अरे भाई मिक्स करेंगे तो NaOH और सिलेक्शन कर जाएंगे, कंज्यूम हो जाएगा, पिंक कलर खत्म। इसका मतलब क्या होगा, जब तक HCl एक्सेस में है, यहाँ पे फ्लास्क में जब तक HCl एक्सेस में है तब तक पिंक कलर परमानेंट नहीं रहेगा, तब तक पिंक कलर यहाँ नहीं आएगा। जब तक HCl है, मीडियम एसिडिक है, तब तक यहाँ फ्लास्क में पिंक कलर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही HCl खत्म होगा, ध्यान देना, फिनोक्सिलिन मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा, चाहो तो नोट कर लो, लेकिन इसलिए नहीं लिख रहा, पढ़ाना है भाई, है सब सारी थ्योरी है यहाँ, इस चैनल पे कुछ भी अधूरा नहीं है ना, एक एक चीज की, ठीक है, बाल की खाल निकाल देते हैं, ये सब नहीं, ऐसा हम नहीं मानेंगे कि ये होता है, ठीक है, सारी थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कहाँ, आयनिक न्यूक्लियम में फिनोक्सिलिन क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत यहाँ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ। एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, कलरलेस, कलरलेस। बेसिक मीडियम में कैसा होता है, पिंक। अब इतना तो जानते हो ना कि HCl एसिड है, ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं रेफरेंसेस। HCl एसिड है, शुरुआत में HCl था यहाँ फ्लास्क में, फिनोक्सिलिन डाला सोल्यूशन, ठीक है, कुछ कलरलेस होगा वो। अब क्या कर रहे हैं, जैसे ही NaOH गिराओगे तो तुरंत पिंक कलर आएगा सरफेस पे, लेकिन आप इस बोतल को हिला देंगे थोड़ा सा तो NaOH कंज्यूम हो जाएगा HCl के साथ, पिंक कलर डिसअपियर। फिर और गिराइए NaOH, ठीक है, फिर पिंक कलर आएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर जब तक, ठीक है, फिर से थोड़ा हिला दोगे उसको, इस फ्लास्क को, खत्म। कब पिंक कलर स्टेबल होगा, जैसे ही HCl यहाँ खत्म हो जाएगा इस फ्लास्क में, जैसे ही HCl खत्म हो जाएगा पूरा, उसके बाद एक बूंद भी NaOH गिरा वहां ऊपर से, एक बूंद भी NaOH आपने गिराया तो पिंक कलर आएगा और परमानेंट रहेगा वो। देखो वो आपको बता दिया, वहीं तो मिल गई, नहीं पहचान आपको मिल गई, यही तो पहचान मिल गई आपको। जैसे ही HCl खत्म हो जाएगा यहाँ पे तो पिंक कलर आएगा और वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि अब मीडियम केवल NaOH, अब सोल्यूशन में क्या है, यहाँ पे रिएक्शन में NaOH है, HCl नहीं है। HCl की वजह से तो कलरलेस आ रहा था, जब तक मीडियम एसिडिक है तब तक कलरलेस आएगा, मीडियम में एसिड खत्म, वो पिंक कलर उसका आएगा और स्टेबल रहेगा। अब आपको बता दिया वो, तो हम क्या करेंगे, आंख से देख लेना, हम यहाँ फिनोक्सिलिन डाल के रखेंगे, धीरे धीरे एक बूंद NaOH गिराएंगे और देखेंगे कि कब किस बूंद पे NaOH का, ठीक है, पिंक कलर आ रहा है सोल्यूशन में और स्टेबल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, डिसअपियर नहीं हो रहा है, वही हमारा एक एंड पॉइंट हो जाएगा। वहां से हम बंद कर देंगे, नहीं अब HCl खत्म हो गया, वही चाहिए था। आई होप कि आप इंडिकेटर का
ठीक है। हाँ, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, बहुत सबसे फेमस एग्जांपल लिया है, इतने इंडिकेटर इनकी थ्योरीज को कैसे काम करते हैं हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में। और भी टाइप के इंडिकेटर है, कैसे काम करता है, क्या है ये, ठीक है, क्या वो चेंज करता है, ये सब सारी बातें हैं अपने कोर्स में। और आईआईटी में तो सब ढंग से क्वेश्चन आता भी है सब, ये नहीं कि बस, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जरूर कर लें। मेरा पर्पज ये है कि कम से कम आप ये जो टाइट्रेशन वर्ड है इसको एक डायग्रामेटिकली मन में समझ लें कि क्या क्या होता है, ठीक है। अगर आप करेंगे तो एक बार अगर लैब में करने को मिल गया तो और मजेदार है, आपको मेरी बातें दिखेंगी वहाँ डेजा वो, ठीक है। तो भाई लैब में तो और अच्छे से करोगे, यहाँ तो मैंने रफ डायग्राम आपको बनाया है, रफ स्कीम, ठीक है, स्कीम बताया उसका, ठीक है। जब तक करें नहीं तब तक पता नहीं चलता है, तो एक मैंने रफ बना दिया, आप करिएगा जरूर, मौका मिलेगा तो सारी बातें याद आ जाएंगी और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉच, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम बातें करेंगे एक्चुअल क्वेश्चन की। क्वेश्चन से पहले हम बहुत सारे टर्म देखेंगे, एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और फिर हम ये सब जो आज बताया गया रेडॉक्स, टाइट्रेशन एंड ऑल दैट सारे क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बकवास बातें नहीं, ये इंट्रोडक्शन है बस, ठीक है। इनको ही बताया गया कि आपका फ्रेमवर्क बन जाए, क्या व्हाट इज टाइट्रेशन, व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक फ्रेमवर्क आपको हो जाए, ठीक है। आप नोट्स बनाना है बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, ठीक है। आप ये बनाना चाहते हो बनाइए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सवाल आपको आए, क्वेश्चन हो जाए आपसे, इससे ज़्यादा जरूरी है। तो थैंक्स, थोड़ा लेक्चर लेंदी हो गया, लेकिन प्लीज समझना जरूरी था, पहला लेक्चर है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पूरी सीरीज देखिएगा, सीक्वेंस में चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए कैसा लगा लेक्चर, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं तो फिर पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। थैंक यू।